नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि गुमला में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। भारी मात्रा में हथियार, कारतूस और विस्फोटक जब्त किए गए हैं। नक्सलियों ने जमीन में गाड़ रखे थे हथियार और विस्फोटक, 2 बंदूक, 1 पिस्टल, जिलेटिन, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर भी बरामद किए गए हैं। सीआरपीएफ के 198वीं बटालियन और जिला पुलिस को कामयाबी मिली है। विष्णुपुर थाना क्षेत्र के जमटी जंगल से हथियार मिले हैं। तो गुमला से बड़ी खबर, गुमला में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। भारी मात्रा में हथियार, कारतूस और विस्फोटक जब्त किए गए हैं। नक्सलियों ने जमीन में हथियार और विस्फोटक गाड़ रखे थे। 2 बंदूक, 1 पिस्टल, जिलेटिन, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर भी बरामद किए गए हैं। बताते चले आपको कि सीआरपीएफ के 198वीं बटालियन और जिला पुलिस को कामयाबी मिली है। विष्णुपुर थाना क्षेत्र के जमटी जंगल से हथियार बरामद किए गए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ है जिसका इस्तेमाल परमाणु रिएक्टर, परमाणु बिजली और शक्तिशाली विस्फोटक बनाने में किया जाता है। इसे खुले बाजार में बेचना, खरीदना कानूनन जुर्म है। उसके बाद तस्करों ने इसकी जहमत उठाई और पहुंच गए बाजार में बेचने। लेकिन समय रहते एनआईए की इनपुट पर बोकारो पुलिस ने छापेमारी करते हुए तस्करों को दबोचा। देखिए रिपोर्ट। 7 यूरेनियम तस्कर गिरफ्तार, 6 किलो 300 ग्राम यूरेनियम जब्त। पैकेट पर लिखा है मेड इन यूएसए। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर मास्क लिए पुलिस कस्टडी में खड़े ये वही 7 तस्कर हैं जिन्हें पुलिस ने प्रतिबंधित यूरेनियम के तस्करी मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों की निशानदेही पर बालीडीह और जरेडीह में छापेमारी कर पुलिस ने 6 किलो 400 ग्राम रेडियो एक्टिव यूरेनियम बरामद किया, जिसकी बाजार में कीमत 19 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। गिरफ्तार तस्करों में हरला रानीपोखर पुराना टाड़ निवासी दीपक महतो, चीरा चास वास्तु विहार फेज 2 निवासी कृष्णकांत राणा, चौफान बस्ती हरला निवासी पंकज कुमार, चिताही हरला निवासी महावीर महतो, राजेंद्र नगर बालीडीह निवासी हरिराम शर्मा, चास मेन रोड निवासी बापी चंद्र, जैना मोड़ जसीडीह निवासी विनोद सिंह शामिल हैं। इस मामले में पुलिस को गिरिडीह जिले के निमिया घाट निवासी मुन्ना उर्फ ईशांक, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के जयपुर सिद्ध निवासी दिनेश महतो की अभी भी तलाश है। मुन्ना उर्फ ईशांक को तस्करी का लोकल एजेंट बताया जा रहा है। उसने यूरेनियम गिरफ्तार तस्करों को बेचने के लिए दिया था। हालांकि ये यूरेनियम कहां से लाया गया और किसे बेचा जाना था, इसकी कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिली है। पुलिस गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर रही है और जब्त प्रतिबंधित यूरेनियम के बारे में एक जानकारी जुटा रही है ताकि सरगना तक पहुंचा जा सके। डायमंड बोल के 30,000 रुपया हमसे ठगी किया था, जो कि हमको शीशा दे दिया था। जब वो शीशा को रिटर्न किया तो मेरा 30,000 रुपया गबन कर गया और उसी का बदले में सर आज इस गाड़ी में बैठे हुए आप लोग का सक्षम यूरेनियम था क्या था ना, वो बाद में सर वही तो पता नहीं चला ना सर कि वो हम लोग को का दिया। उस 30,000 के एवज में कोई सामान हम लोग को दिया, बोला आप सेल आउट कीजिए करके कीजिएगा। कितना में बेचने के लिए बोला था वो सर अपना टारगेट नहीं रखा था। वो बोला था कि 20-15 लाख में बेचो, 20 लाख में बेचो, बेच देना, तुम लोग अपना पैसा काट लेना, बाकी हमको दे देना। केंद्रीय जांच एजेंसी के इनपुट पर जिले के एसपी चंदन कुमार झा ने 4 पुलिस टीम गठित की। इन टीमों ने छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ बालीडीह से प्लास्टिक पैक में रखे कुल 6 किलो 400 ग्राम यूरेनियम बरामद किया, जिसके बाद पुलिस ने कुल 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। जब्त यूरेनियम के पैकेट पर मेड इन यूएसए लिखा हुआ है, जो 4 फरवरी 2019 को बना है और 2025 में एक्सपायर होगा। आपको बता दें कि इस यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु रिएक्टर, परमाणु बिजली और शक्तिशाली विस्फोटक बनाने में किया जाता है।
खुले बाजार में कैसे बिक रहा था यूरेनियम? बोकारो पुलिस क्यों थी पूरे मामले से अनजान? यूरेनियम बेचने वाले गिरोह का सरगना कौन? 7 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया अलग अलग जगहों से और उनके पोजीशन से कुल 6 केजी सस्पेक्टेड यूरेनियम सीज किया गया। उसके बाद कन्फेशन में उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि ये यूरेनियम का सैंपल है, जिसकी अभी जांच की जाएगी तकनीकी तौर पे, और उनके कन्फेशन के आधार पे हम लोगों ने एक FIR दर्ज किया है और कुल 7 अभियुक्त को आज हम लोग अरेस्ट करके जेल भेजे। फिलहाल पुलिस जब्त यूरेनियम को कार्बन पेपर में लपेटकर थाने में सुरक्षित रखी है और फरार चल रहे 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सिंडिकेट को खंगाल रही है ताकि प्रतिबंधित यूरेनियम की तस्करी के पीछे का राज सामने आ सके। यूरेनियम का जो मेन तस्कर है वो गिरिडीह का बताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास की जा रही है। साथ ही एक और व्यक्ति जो बंगाल के बोकारो के बॉर्डर सीधी गांव का रहने वाला है, उसके पास में भी यूरेनियम का भारी खेप होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर यूरेनियम का इस्तेमाल कहां होता, यह पुलिस अभी उगलवाने में अपराधियों से कामयाब नहीं हो पाई है। लेकिन जैसा कि जानकारी मिल रही है कि NIA की टीम 1-2 दिनों में बोकारो पहुंचेगी और पूरे मामले को अपने स्तर से टैकल करेगी और झारखंड की जो ATS टीम है वो भी इसमें पूछताछ करने वाली है। हम कह सकते हैं कि बोकारो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है और NIA इस मामले को जब खंगालना स्टार्ट करेगी, कड़ी से कड़ी जोड़ना स्टार्ट करेगी, तो पूरे मामले का पर्दाफाश होगा और इसके लाए जाने का, इससे इस्तेमाल होने का पूरा बात जो है सच है वो सामने आ सकेगा। बोकारो से न्यूज़ 18 के लिए मृत्युंजय कुमार। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच तमिलनाडु में 4 महीने से फंसी दुमका की 36 बेटियां सकुशल झारखंड पहुंच गई हैं। एलपी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन से उन्हें धनबाद लाया गया, जहां उन्हें बस के जरिए उनके गृह जिले दुमका पहुंचाया गया। तमिलनाडु में फंसी 36 युवतियों ने हेमंत सरकार से गुहार लगाई थी, जिसके बाद सीएम की पहल पर 36 प्रवासी महिला कामगारों को सुरक्षित झारखंड लाया गया। चेन्नई से आई सभी युवतियां दुमका की रहने वाली हैं। रोजगार के लिए वो तमिलनाडु गई थी, जहां सभी सिलाई का काम करती थी। लॉकडाउन में रोजगार बंद होने से उनके सामने रोजी रोटी की संकट उत्पन्न हो गई थी। इधर पलामू में 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आने से ट्रैक्टर जल गई, जिससे ट्रैक्टर में आग लग गई। ट्रैक्टर पूरी तरह से जलकर राख हो गई। हालांकि ड्राइवर मौके रहते ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान बचाई है। झारखंड में मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइया और सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें प्रतिमाह 2,000 रुपए मिलेंगे। हेमंत सोरेन की बैठक में इसके साथ ही 33 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। पहले रसोइया और सहायिका को 1,000 रुपए मानदेय मिलता था। वहीं कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी 1 महीने का मानदेय मिलने की मंजूरी मिली है। रिम्स के डॉक्टरों के शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक के वेतन पूर्ण निरीक्षण की भी स्वीकृति मिली है। ऊर्जा विभाग ग्रामीण उपभोक्ता को 1 टाइम सेटलमेंट योजना की स्वीकृति मिली है। वहीं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए 100 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। अब राज्य में थोक शराब की बिक्री निजी हाथों में होगी। झारखंड राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन खत्म कर दिया गया है। रांची के गेतलसूद में 100 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लेट लगाने की भी स्वीकृति मिली है। प्रायोजित मध्याह्न भोजन योजनांतर्गत रसोइया एवं सहायिकाओं को जो मानदेय होता है इस योजना के अंतर्गत वो 1,000 रुपये है, लेकिन 2015 से राज्य सरकार अपने संसाधन से 500 रुपये प्रति माह अतिरिक्त राशि दे रही है और इसे 500 रुपये प्रति माह और बढ़ाते हुए अतिरिक्त देय राशि अब 1,000 रुपये प्रति माह हो जाएगा। और इस कोविड-19 से रिलेटेड जितने चिकित्सक या चिकित्सा कर्मी कोविड रिलेटेड कार्य से जुड़े हुए थे, उन्हें 1 माह का मूल वेतन अथवा मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
और झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद यानी टीएसी के सदस्यों के मनोनयन में अब राजभवन की भूमिका खत्म हो गई है। सरकार ने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को लेकर एक नई नियमावली की अधिसूचना जारी की है, जिसमें सदस्यों के मनोनयन का अधिकार राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री को दिया गया है। सीएम इस परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। पहले इन सदस्यों के मनोनयन की अनुशंसा के लिए सरकार की तरफ से राज्यपाल को नाम भेजे जाते थे। सरकार गठन के बाद हेमंत सरकार ने टीएसी के सदस्यों के मनोनयन के लिए 2 बार नाम राजभवन भेजे थे, लेकिन वहां से इन्हें वापस कर दिया गया था। इसे देखते हुए सरकार ने नई नियमावली जारी कर राजभवन की भूमिका ही समाप्त कर दी है। चेयरमैन, एक डिप्टी चेयरमैन के अलावा 18 सदस्य काउंसिल के सदस्य होंगे। सीएम परिषद के पदेन चेयरमैन और सदस्य होंगे। जनजातीय कल्याण विभाग के मंत्रिपरिषद के डिप्टी चेयरमैन होंगे। सीएम की गैरहाजिरी में परिषद की बैठक की अध्यक्षता डिप्टी चेयरमैन करेंगे और 18 सदस्यों में 15 सदस्य अनुसूचित जनजाति से होंगे। वहीं परिषद का कार्यकाल 5 साल का होगा। 1 साल में परिषद की कम से कम 2 सामान्य बैठकें होंगी। बैठक का कोरम पूरा करने के लिए अध्यक्ष सहित कम से कम 7 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मुस्फिका हसन ने हेमंत सरकार पर हमला बोला है। पाकुड़ में उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ दलित समाज के लोग भी असुरक्षित हैं। उन्होंने हेमंत सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर लगातार झूठे मुकदमे करवा रही है। साथ ही मुकदमा वापस नहीं करने पर जोरदार आंदोलन की भी चेतावनी दी है। इस तरीके से सरकार प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है। लगातार जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोग पर फर्जी मुकदमा दायर किया जा रहा है। जो दलित परिवार है, पासवान परिवार है, से खबर आया कि उनकी भी ज़मीन जो है हड़प ली गई है। तो लगातार जो है इस तरीके की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर एक के बाद एक मुकदमा दायर किया जा रहा है, वो भी फर्जी, उसके कोई भी हाथ पैर नहीं है। तो ऐसी जो भी सरकार की ऐसी नीति है जिसका हम लोग विरोध करते हैं, जो जनता विरोधी नीति है, किसान विरोधी नीति है या दलित विरोधी नीति है, जिसको हम लोग विरोध करते हैं। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति के नाम दिए गए ज्ञापन में कांग्रेस ने राज्य की जनता के लिए फ्री वैक्सीन की मांग की है। मंत्रियों ने कहा कि इससे पहले भी केंद्र सरकार देश की जनता को फ्री वैक्सीन मुहैया कराती रही है। उन्होंने कोरोना महामारी में जनता को वैक्सीन के नाम पर शुल्क लिए जाने से राहत देने की मांग की है। वहीं केंद्र की टीकाकरण नीति पर भी सवाल उठाए। अंदर की बात है कि बीजेपी शासित राज्यों के भी लोग चाहते हैं, खिलाफ तो नहीं है लेकिन चाहते हैं कि केंद्र ले इसका जिम्मा और खरीद कर राज्यों को फ्री का दे। 45 से ऊपर लोगों को दिया जा रहा है। क्या गुनाह है 18 प्लस लोगों का? 18 से 44 उम्र के लोग कौन सा गुनाह किए हैं तो उनको आप 300 रुपये लीजिएगा। आपने पहले ही कहा था कि हम 35,000 करोड़ रुपया आने वाले दिनों के लिए यहाँ की जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट करीब करीब 100 से ज़्यादा करोड़ लोगों को हम दिलाने के काम कर रहे हैं। आपके ऐलान है, आपके अर्थमंत्री के ऐलान है, भारत सरकार के ऐलान है। इसके बावजूद हमको आज वैक्सीनेशन खरीदने मिलता। ठीक है, अगर 150 रुपया उसका रेट है तो 150 रुपया मिलना चाहिए, कोई GST लगना नहीं चाहिए। यही बिंदुओं को लेकर आज वहाँ में राज्यपाल के पास हम लोग पहुंचे थे। और वैक्सीन को लेकर भ्रांतियों को दूर करने को लेकर रांची में एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इसके जरिए खासकर आदिवासी समाज के धर्मगुरुओं को जागरूक किया गया ताकि कोरोना वैक्सीन को लेकर फैल रही अफवाहों को रोका जा सके। वहीं ब्लैक फंगस को लेकर विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की। इस मौके पर IMA की महिला विंग के अध्यक्ष भारती कश्यप और स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव अरुण कुमार सिंह मौजूद रहे। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में पोस्ट कोविड के साथ ही दूसरी घातक बीमारियों की रोकथाम पर भी चर्चा की गई। मॉड्यूल 2 में स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर हम राज्य के सभी धर्म
के धर्मगुरु, खास करके आदिवासी समाज के धर्मगुरु, पाहा समुदाय और 2 लाख से अधिक जमीनी स्तर से जुड़े स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैक्सीन के सुरक्षित असर पर जागरूक किए हैं। आज धर्मगुरु इस जागरूकता को फैलाएंगे तो आदिवासी समाज के जो गांव में लोग हैं, जो वैक्सीन देने के लिए कार्यकर्ता पहुंचते हैं और वो भाग जाते हैं जंगलों में, उनके साथ मार पिटाई करते हैं, तब वो नहीं करेंगे जब उनको उनके धर्मगुरु समझाएंगे। प्रयास किया जा रहा है कि कैसे प्रशासन जनता तक पहुंचे और वहां वैक्सीनेशन करवाए, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कि हमारे राज्य के सभी नागरिकों का जो भी उस श्रेणी में आते हैं उनका वैक्सीनेशन हो। तो प्रशासन जो है वो पंचायत तक पहुंचेगा और वहां पहुंच करके वैक्सीनेशन कराएगा। गुमला के जंगलों में लकड़ी माफिया हावी है। वनों से बेशकीमती लकड़ियों की कटाई लगातार जारी है। वनों की लगातार कटाई से वन और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भारी मात्रा में लकड़ी की कटाई पर ऊंचे दामों में शहर में बेचा जा रहा है। हालांकि वन विभाग का दावा है कि लकड़ी माफिया पर नकेल कसने को लेकर विभाग सक्रिय है। साथ ही सरकार और प्रशासन जंगल और पर्यावरण को बचाने को लेकर स्थानीय लोगों को भी जागरूक कर रहा है। माह में हमने बड़े बड़े ट्रक हमारे चेक नाका और अन्य स्थल पर सूचना प्राप्त होने के बाद हमने भारी मात्रा में जो लकड़ियां बरामद की हैं वो या तो ट्रांजिट में थी या किसी जंगल से काटी गई थी। लेकिन जो ग्रामीण जो जलावन के लिए इन पर डिपेंडेंट हैं, जो जंगल पर आश्रित हैं, उन लोगों को हम समझा बुझा कर कार्य करते हैं जिनके बोनाफाइड नीड्स हैं। लेकिन वैसे लोग जो गाड़ी या मोटरसाइकिल वगैरह पर जंगल से लकड़ी काट के उसको बेच के कुछ धन अर्जित करना चाहते हैं, उन पर हमारी विशेष निगरानी है। खबरों का सिलसिला जारी है, यहां रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए।